हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने हेरिडिटी पढ़ लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन। What is evolution? Evolution is the sequence of gradual changes which takes place in the primitive organisms over millions of years in which new species are produced. Evolution में क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंजेस आते हैं बहुत सालों बाद। जैसे अ, अब से कई कई साल पहले जो प्रिमिटिव स्पीशीज थी उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, नई नई स्पीशीज प्रोड्यूस हुई। इवोल्यूशन का मीन्स ये नहीं होता है कि जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हायर ऑर्गेनिज्म बन जाए, या फिर कुछ लोगों को लगता है, जैसे कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि जो हमारे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनसे किसी बड़े ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाना। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रिमिटिव जो स्पीशीज़ होती है, जो पुरानी स्पीशीज़ जो होती है उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ एडवांस फीचर आ जाते हैं उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन को हम कुछ एज्यूम करके समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं रेड बीटल्स का। हमने क्या किया, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। हमने 12 रेड बीटल्स का एक ग्रुप कंसिडर कर लिया। दे लीव, लेट अस एज्यूम, इन सम बुशेस विद ग्रीन लीव्स। हमने क्या एज्यूम किया कि वो किसी ग्रीन बुशेस में और कुछ लीव्स के साथ, कुछ ग्रीन लीव्स और बुशेस के अंदर रहती थी, या फिर हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक गार्डन के अंदर रहती थी। फिर क्या हुआ, देयर पॉपुलेशन विल ग्रो। इनकी पॉपुलेशन क्या हुई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इनके अंदर तो वेरिएशंस आ गई। वेरिएशंस किस चीज़ की आई, कलर वेरिएशंस आ गई। जैसे ग्रीन और रेड बीटल्स होगी। सारी की सारी बीटल्स रेड थी बट उनमें एक क्या थी, ग्रीन थी। अब उसमें क्या आ गई, कहीं से कुछ क्रो आ गए, कुछ कौवे आ गए उस गार्डन में। उन्होंने क्या कर दिया, जो रेड बीटल्स थी, क्योंकि वो इजीली सीन थी, उनको हम इजीली देख सकते थे, वो जो कौवे थे उनको इजीली दिख जाती थी, इसलिए वो क्रोज क्या हो गई, रेड बीटल पे फीड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जो ग्रीन बीटल थी वो उनको दिखाई नहीं देती थी, इस वजह से क्या हुआ, उसकी प्रोजेनी बढ़ना स्टार्ट हो गई, उसकी जनरेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। इससे क्या हुआ, जो रेड बीटल्स का ग्रुप, जो रेड बीटल्स के नंबर थे वो तो कम होते चले गए, रिड्यूस हो गए। एंड क्रोस कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल्स एज दे गॉट कैमोफ्लेज्ड इन ग्रीन बुशेस। लेकिन ग्रीन बीटल्स को वो खा नहीं पाए क्योंकि वो छुप जाती थी ग्रीन बीटल्स के अंदर, वो दिखती ही नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, ग्रीन बीटल्स का नंबर इंक्रीज हो गया। फर्स्ट सिचुएशन के क्या क्या कंक्लूजन निकले, ग्रीन बीटल्स गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज और दे विल वर नेचुरली सिलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन बुशेज। जो ग्रीन बीटल्स थी उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया इस वजह से, क्योंकि वो ग्रीन थी और ग्रीन बुशेज में दिख नहीं पाती थी, ये नेचुरली सिलेक्टेड थी एनवायरमेंट के लिए। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by crows resulting in adaptation in the beetles to fit better in their environment। इससे क्या हुआ, जो बीटल्स थी उन्होंने अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो ग्रीन कलर में होनी स्टार्ट होगी क्योंकि उनके एनवायरनमेंट के लिए यही बेटर था। बाद आती है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, जो रेड बीटल्स का ग्रुप था उन्होंने रिप्रोडक्शन किया। एंड उनके अंदर क्या हुआ, सारी की सारी बीटल्स तो रेड थी पर उनमें से एक ब्लू हो गई। दोबारा से वेरिएशन आया कलर में, इस बार ब्लू बीटल हो गई। वन ब्लू बीटल रिप्रोड्यूसेस, नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स इंक्रीज। जब एक ब्लू बीटल ने रिप्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, ब्लू बीटल्स के नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए एंड रेड बीटल्स के नंबर भी इंक्रीज हो गए। उसके बाद क्या हुआ, क्रोज कैन सी बोथ ब्लू एंड रेड बीटल्स कैन ईट दैम। अब क्या कर सकते थे, जो क्रो थे वे दोनों रेड और ब्लू दोनों बीटल्स को देख सकते थे और उनको खा सकते थे। नंबर रिड्यूसेस बट स्टिल रेड बीटल्स आर मोर एंड ब्लू वंस आर फ्यू। नंबर कम होने स्टार्ट हो गए, जब कौओं ने इनको खाना स्टार्ट किया तो इनके नंबर कम होने स्टार्ट हो गए, पर इसमें भी क्या हुआ, जो रेड बीटल्स थी उनके नंबर तो ज़्यादा थे एंड ब्लू वाली के फ्यू नंबर्स बचे थे बस। सडनली एलिफेंट केम्स एंड स्टैम्प्स ऑन द बुशेस। एक अचानक से क्या हुआ, उस गार्डन के अंदर एक एलिफेंट आया और उन बुशेस के ऊपर पैर रख दिया उसने। एलिफेंट फुट बुशेस के ऊपर गिरा। नाउ बीटल्स लेफ्ट आर मोस्टली ब्लू। इसके बाद क्या हुआ, जो उस टाइम पे जहाँ पे जो एलिफेंट ने पैर रखा वहाँ पे ज़्यादातर रेड बीटल्स थी, इस वजह से क्या हुआ, रेड बीटल्स मर गई एंड ब्लू बीटल्स के नंबर ज़्यादा बच गए।
नेक्स्ट इसके कंक्लूजन्स क्या क्या थे, सेकंड सिचुएशन के कंक्लूजन्स क्या क्या है। ब्लू बीटल्स डिड नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज, जो ब्लू बीटल्स थी उनको कोई एडवांटेज नहीं मिला। एलिफेंट्स सडनली कॉज मेजर हैवॉक इन बीटल्स पॉपुलेशन, अदरवाइज देयर नंबर वुड हैव बीन कंसिडरेबली लार्ज। अब क्या हुआ, अचानक से एलिफेंट ने आगे क्या किया, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। बीटल्स का क्या हो गया, बहुत ज्यादा बीटल्स मर गई, उसके अंदर रेड बीटल्स मर गई, वरना क्या होता, जो रेड बीटल्स के नंबर थे वो ज्यादा होते। From this, we can conclude that accidents can change the frequency of some genes even if they do not get survival advantage. इससे हमें क्या पता चलता है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, जीन्स की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है क्योंकि इन्हें सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इट लीड्स टू वेरिएशन। ये इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, जो ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स था, हैबिटेट ऑफ बीटल्स बुशेस सफर फ्रॉम प्लांट डिजीजेस। जो इनका हैबिटेट था, मींस बुशेस जो थी उनके अंदर क्या हुआ, प्लांट डिजीजेस आ गए, प्लांट पैथोजेंस आ गए। एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीजेज ड्यू टू पुअर नरिशमेंट। अब उनका नरिशमेंट भी खराब होगा, अब नरिशमेंट कम हो जाएगा ना उनका, जब प्लांट के अंदर डिजीज आएगी तो उनके अंदर नरिशमेंट कम होगा, नरिशमेंट प्लांट के अंदर कम होगा तो बीटल्स उनके ऊपर फीड करेगी, बीटल्स का भी नरिशमेंट कम हो जाएगा। नंबर ऑफ बीटल्स कैप्ट ऑन रिड्यूसिंग, इसकी वजह से क्या हुआ, जो बीटल्स के नंबर थे वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए। लेटर प्लांट डिजीजेस गेट्स एलिमिनेटेड, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जो प्लांट डिजीज थी वो हट गई, मीन्स चली गई वो डिजीजेज। नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स इंक्रीजेज अगेन, इसके वजह से क्या हुआ, जो बीटल्स का नंबर था और उनका एवरेज वेट था वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसका कंक्लूजन क्या निकला, नो जेनेटिक चेंज हैज अकर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स। इससे जो बीटल्स की पॉपुलेशन थी इसके अंदर कोई जेनेटिक चेंज नहीं आया। द पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इससे क्या पता चलता है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से पॉपुलेशन क्या होगी, थोड़े टाइम तक अफेक्टेड रहेगी, जैसे एनवायरमेंट नॉर्मल होगा वो पॉपुलेशन भी नॉर्मल हो जाएगी। एज शोन इन द फिगर, सबसे पहले हमने रेड बीटल्स का ग्रुप लिया, 12 रेड बीटल्स का ग्रुप लिया, इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। फर्स्ट सिचुएशन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, बाकी की जो बीटल्स थी वो तो रेड रह गई बट एक ग्रीन आ गई। उसके बाद उस फील्ड में कुछ कौवे आ गए, कौवे ने क्या किया, जो रेड बीटल्स थी उनको खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो उनको इजीली सीन थी, इजीली उनको दिख जाती थी। बट ग्रीन बीटल्स, क्योंकि ग्रीन घास में छुपी रहती थी, इस वजह से उनको नहीं दिखती थी, इसका उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज मिला। इस वजह से क्या हुआ, रेड बीटल्स के नंबर कम होने स्टार्ट हो गए और ग्रीन बीटल्स के बढ़ने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, रेड बीटल्स खत्म हो गई एंड ग्रीन बीटल्स रह गई। नेक्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, बाकी रेड बीटल्स रह गई बट एक ब्लू बीटल थी, इसके अंदर कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला इनको। रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स दोनों को कौवों ने खाना स्टार्ट किया, इनके नंबर कम होने स्टार्ट हो गए। अचानक से क्या हुआ, उस फील्ड में एक एलिफेंट आया और उसने जो बीटल्स का ग्रुप था उसके ऊपर एलिफेंट फुट पड़ गया। इसमें क्या हुआ, ज़्यादातर जो थी रेड बीटल्स जो थी उनके ऊपर एलिफेंट फुट पड़ा, इस वजह से वो मर गई। बट कुछ ब्लू वो बच गई थी, ब्लू बीटल्स बची, इसकी वजह से इन्होंने फिर से रिप्रोडक्शन करा, ब्लू बीटल्स के नंबर्स बढ़ गए। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, सारी की सारी रेड बीटल्स थी। अब ये रेड बीटल्स क्या हुई, इस जो फील्ड की जो घास थी उसके अंदर कुछ डिजीजेज आ गई, प्लांट डिजीजेज आ गई। इस वजह से क्या हुआ, इनका नरिशमेंट कम हो गया, और नरिशमेंट कम होने के वजह से क्या हुआ, जो बीटल्स का नंबर था वो भी कम होना स्टार्ट हो गया और इनका एवरेज वेट भी कम होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी वो जो फील्ड में ये रहते थे उसमें जो डिजीज आई थी, उस फील्ड के प्लांट्स में जो डिजीज आई थी वो धीरे धीरे चली गई। उसके बाद क्या हुआ, जो बीटल्स थे इनके नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो गए और इनकी एवरेज वेट भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होता है, दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस। ये स्पेशल कंडीशंस की वजह से आती है, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से जो हम एक्सटर्नली एक्वायर कर लेते हैं, बाहर से जो हम लेते हैं, मीन्स बाहर की चीज़ों से देख के जो हम सीख लेते हैं या किसी चीज़ की हमारी हॉबी बन जाती है, या किसी चीज़ को देख देख के, तो उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स ये कौन से होता है, दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये इनबॉर्न होते हैं, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं। एक्वायर्ड क्या होता है, जो हम सीखते हैं बाहर से, हमने कहीं से एक्वायर कर लिया कोई चीज़। लेकिन इनहेरिटेड क्या होती है, वो हमारे अंदर इनबॉर्न होती है।
नेक्स्ट क्या आता है, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगे। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हो गए वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे किसी के पेरेंट्स को डांस करना पसंद होता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना उसके बच्चों को भी करना पसंद हो या उनको भी आता ही हो। किसी के पेरेंट्स ने डांस सीखा, पर ऐसा थोड़ी ना है कि उसके उनके जो बच्चे हो गए उनको डांस आएगा ऑलरेडी, उनको सीखना पड़ेगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, इनके अंदर डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होगा। एक्वायर्ड ट्रेड्स के अंदर डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल होता है लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स। एग्जाम्पल जैसे जो बीटल्स थी, जो भूखी बीटल्स थी, उनका वेट कम होना स्टार्ट हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या होगा, दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, इनकी वजह से इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। जैसे कि कलर ऑफ आइज एंड हेयर, हेयर का कलर, किसी के हेयर का कलर उसके पेरेंट के हेयर के कलर से मिलता है, या आइज का कलर। नेक्स्ट आता है वेज बाय विच स्पेशिएशन टेक्स प्लेस। स्पेशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जब वेरिएशन किसकी वजह से आती है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से आ जाती है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स कि अगर हम बीच में कोई नदी आ जाए, दो स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज के बीच में कोई भी बैरियर हम खड़ा कर दे तब। जीन फ्लो, इसके अंदर जो आते हैं कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आती है जीन फ्लो। जीन फ्लो में क्या होगा, अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। ऐसी पॉपुलेशंस के बीच में होता है जो कंप्लीटली सेपरेटेड तो नहीं होती, पर थोड़ी बहुत सेपरेटेड हो, थोड़ा थोड़ा बहुत सेपरेशन इनके बीच में होता है, लेकिन पूरा सेपरेशन नहीं हो पाता है। इसके अंदर सब पॉपुलेशन जो X1 होगी, लोकल जो पॉपुलेशन होगी उसकी इंटरब्रीडिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, तो जीन फ्लो हो गए, वेरिएशन इन लोकल पॉपुलेशन। जो लोकल पॉपुलेशन होगी उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। सब पॉपुलेशन X1 माइग्रेंट, सब पॉपुलेशन क्या होगी, X1 माइग्रेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है, इट इज द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स जीन पेयर इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। इसके अंदर क्या हो गया, अननोन चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे जीन पेयर के बीच में, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच नेचर सिलेक्ट्स एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर सुटेबल अडेप्टेड एंड पोजेस फेवरेबल वेरिएशंस। नेचुरल सिलेक्शन में होगा जो नेचर में कौन कौन से, जैसे बीटल्स के साथ हुआ था, जो ग्रीन बीटल्स थी उनकी पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई और वो अपने नेचर के साथ सुटेबल भी थी, एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल भी थी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन रेड बीटल्स क्या हो गए, उनके नंबर कम होना स्टार्ट हो गए। किस वजह से, क्योंकि क्रो ने उनको खाना स्टार्ट कर दिया, उनको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज नहीं मिला इस वजह से। नेक्स्ट आती है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, इट इज कोज्ड बाय माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एक्सेट्रा। Geographical isolations lead to reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separated groups of population. ये किस वजह से होती है, जो अगर बीच में माउंटेन रेंजेस आ जाए या रिवर्स आ जाए, इस टाइप के बैरियर्स जब आ जाता है उसको जियोग्राफिकल आइसोलेशंस बोलता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशंस में क्या होता है, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जीन फ्लो होगा वो बंद हो जाएगा। पॉपुलेशन एक ही मान लिया कोई भी एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन है, उनमें से आधी एक तरफ कर दी हमने, आधी एक तरफ कर दी, उसके बीच में कोई ऐसा बैरियर डाल दिया ताकि दोनों एक दूसरे के उसमें ना जा सके, ग्रुप में ना जा सके। इससे क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएगी और इनके अंदर जीन फ्लो होना बंद दोनों के अंदर अलग अलग ट्रेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने कोई भी पॉपुलेशन ले ली, पॉपुलेशन Z, इसके अंदर क्या होगा, एक सब पॉपुलेशन Z1 हो जाएगी, एक सब पॉपुलेशन Z2 हो जाएगी। इनका ग्रुप हमने अलग कर लिया, जियोग्राफिकल बैरियर बीच में रख दी, जैसे या तो रिवर आ गए इनके बीच में या माउंटेन्स आ गए। ओवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन के बाद क्या होगा, रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशन इन सब पॉपुलेशन Z1 एंड Z2। दोनों के बीच क्या होगी, वेरिएशंस आ जाएगी, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाएगी। Z1 और Z2 में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन के बाद क्या होगी, सब पॉपुलेशन Z1 एंड Z2 इनकेपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, इनके बीच इंटरब्रीडिंग होनी बंद हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के अंदर नई नई स्पीशीज होगी, एक के फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज बन, जो पॉपुलेशन Z1 थी उससे एक स्पीशीज बन जाएगी, Z2 से एक स्पीशीज बन जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू सीवियर चेंजेस इन द DNA।
जब डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, इस वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर नंबर क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं उनमें चेंज हो जाए, तब होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। बोथ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो क्लासिफिकेशन होता है, स्पीशीज का क्लासिफिकेशन होता है, वो किस चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से होता है। वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितने भी दो स्पीशीज के बीच में सेम कैरेक्टरिस्टिक हो गए, उतनी ही क्या होगी उनके अंदर, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप हो गए। द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव अ कॉमन एंकेस्टर। जितने वो रिलेटेड हो गए उतने ही क्या हो गए, उनके कॉमन एंकेस्टर्स हो गए, उनके जो पूर्वज हो गए कॉमन हो गए उतने ही। सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स अलाउ अस टू ग्रुप दैम टुगेदर एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज होती है, एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, उससे क्या होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुप करने में हेल्प करता है, एक साथ ग्रुप करने में हेल्प करता है, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आसानी से पढ़ने में हेल्प करती है ये चीज़ हमें। अब इन्हीं सिमिलैरिटीज़ को पढ़ने के लिए हमने क्या इनको ग्रुप कर लिया। जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स किस चीज़ के, किन एविडेंसेस पे बेसिस होता है, ये इनका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बेस पे होता है। मॉर्फोलॉजी सेम होती है और एनाटॉमी भी सेम होती है इनकी। दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो तो सेम होती है और ओरिजिन भी सेम होता है, पर इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। Homologous organs provides evidences for evolution by telling us that they are derived from the same ancestor. Homologous organs से क्या, कौन सा एविडेंस मिलता है हमें कि ये लोग जो homologous organs है वो सेम एंकेस्टर से आए। इनसे हमें पता चलता है जिनके जिन एनिमल्स या जिन ऑर्गेनिजम्स के और homologous organs सेम हो जाता है, वो जो ऑर्गन्स सेम, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, इससे क्या पता चलता है इनके सेम एंकेस्टर्स होते हैं। इनका एग्जांपल हो सकता है जैसे फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स। हॉर्स के फोर लिम्ब, जो आगे के पैर होते हैं हॉर्स के, वो रनिंग के लिए यूज करते हैं हम उनको। और जो हॉर्स होता है रनिंग के लिए यूज करता है। विंग्स ऑफ बैट, बैट के जो विंग्स होते हैं उसकी एंकेस्ट्री भी सेम होती है, उसकी स्ट्रक्चर फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स के सेम ही स्ट्रक्चर होती है उसकी, बट ये किस चीज के लिए यूज करता है, उसको फ्लाइंग के लिए यूज करता है। पो ऑफ अ कैट, कैट के पंजे जो होते हैं वो भी सेम ही स्ट्रक्चर के होता है, पर ये किस लिए यूज करती है, अपने जो पंजे होते हैं उसको या चलने के लिए यूज करती है, अपने फोर लिम्स को स्क्रैच करने के लिए, खरोचने के लिए या अटैक करने के लिए यूज करती है। इन तीनों ही, और जो तीनों के तीनों ये है, इनकी बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान होती है पर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एज शोन इन द फिगर। अब इन सारे एनिमल्स के भी, जितने के भी ये हैंड्स और उनके फोर लिम्स दिखाए गए हैं, सबकी सेम स्ट्रक्चर होती है, बट इनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग होते हैं सब। जैसे कि ह्यूमंस के जो हैंड होते हैं उनके, उसके अंदर जो ऊपर वाली बोन होती है वो ह्यूमरस होती है, जो नीचे वाली दो बोन्स होती है हमारी वो रेडियस एंड अल्ना, आगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस होता है। ऐसे ही कैट के पैर में भी ऐसा ही होता है, जो कैट के फोर लिम्ब होता है। हॉर्स के फोर लिम्ब में भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होती है, बैट के विंग्स में भी, एंड डॉल्फिन के जो वो होता है, फिन्स होता है, उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर होते हैं, पर इनके फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। इनको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिनकी सेम दिखने में, जो मीन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होंगे। सेकंड आता है एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनकी ओरिजिन डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन सेम होता है। दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चरल प्लान बट सेम फंक्शंस। इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, ओरिजिन डिफरेंट होगा, बट फंक्शन सेम होगी। एग्जाम्पल, एनालोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन। इनसे इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है हमें। जैसे विंग्स ऑफ बैट, इलोंगेटेड फिंगर्स विद स्किन फोल्ड्स। इसके अंदर इलोंगेटेड फिंगर्स होते हैं स्किन फोल्ड्स के अंदर। विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड के विंग्स जो होती है वो कैसे होते हैं, फीदर्स कवरिंग अलंग द आर्म। इनके जो आर्म होती है उसके अंदर फीदर से कवर रहती है, वो फीदर से कवर रहेगी। डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, पर ये फंक्शन क्या करता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्लाइट का फंक्शन परफॉर्म करता है, उड़ने का फंक्शन करता है। ऐसे ही हम विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट के विंग्स भी किस लिए यूज होता है, उड़ने के लिए यूज होता है, एंड बर्ड्स के विंग्स भी उड़ने के लिए यूज होता है, बट
इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये क्या होता है, एविडेंस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का एविडेंस होता है कि इनकी सेम एंकेस्ट्री रही होगी, इसी वजह से ये बाद में अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया इनका। नेक्स्ट आता है फोसिल्स। फोसिल्स क्या होता है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस द रिमेन एंड रिलिक्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट में जो रिमेन्स रह गए थे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, उनके जो रिमेन्स बच जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। फोसिल्स आर प्रिजर्व ट्रेसेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है, प्रिजर्व ट्रेसेस होते हैं जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं बाद में जब ये मिलते हैं कहीं से। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्कल्स वगैरह म्यूजियम में रखे जाता है, इन्हीं को क्या बोलता है, प्रिजर्वेशन बोलता है। फोसिल आर्कियोपेट्रिक्स पोजेस फीदर्स ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स। जो फोसिल्स आर्कियोपेट्रिक्स थे, इनके अंदर क्या थे, फीदर्स थे, और इनको फीदर्स किसका फीचर है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का फीचर है। दिस सजेस्ट दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। इससे क्या सजेशन मिलता है कि जो बर्ड्स थी वो जो रेप्टाइल्स थे उनसे इवॉल्व होके बर्ड्स बनी। एग्जाम्पल ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स का एग्जाम्पल क्या होता है, अमोनाइट। अमोनाइट क्या था, फोसिल इन्वर्टेब्रेट। ट्राइलोबाइट फोसिल इन्वर्टेब्रेट। नाइटिया फोसिल फिश। राजोसोरस फोसिल डायनासोर स्कल। ये जो डायनासोर की स्कल थी उसको राजोसोरस बोलते हैं। डायनासोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स थे। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब इवोल्यूशन स्टेजेस में क्या होता है, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन स्टेजेस। जो इवोल्यूशन होता है वो स्टेजेस में होता है, दैट इज बिट बाय बिट जनरेशन। जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन थोड़े थोड़े वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। फिटनेस एडवांटेज। फर्स्ट होते हैं फिटनेस एडवांटेज, इवोल्यूशन ऑफ आइज। Evolution of complex organs is not sudden. It occurs due to minor changes in DNA, however, takes place bit by bit over generations. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का जो इवोल्यूशन होता है वो इतना जल्दी नहीं होता, अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। छोटे छोटे चेंजेस आते हैं डीएनए में और जनरेशन टू जनरेशन वो चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फ्लैट वॉर्म हैज रूडिमेंट्री आइज। जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं उनकी आइज कैसी होती है, रूडिमेंट्री आइज होती है, एनफ टू गिव फिटनेस एडवांटेज। इससे क्या होता है, इनको फिटनेस एडवांटेज मिल जाता है। इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आइज। इंसेक्ट्स की आइज क्या होती है, कंपाउंड होती है। ह्यूमंस हैव बायनोक्लियर आइज। ह्यूमंस की आइज बायन्यूक्लियर आइज होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आता है फंक्शनल एडवांटेजेस। फंक्शनल एडवांटेजेस कौन सा होता है, इवोल्यूशन ऑफ फीदर। जैसे फीदर्स का इवोल्यूशन, feathers provide insulation in cold weather but later they might become useful for flight. शुरुआत में क्या हुआ, जो फीदर्स थे वो क्या प्रोवाइड करते थे, जो कोल्ड वेदर होता था उससे बचा के रखते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये उड़ने के लिए भी हेल्पफुल होने स्टार्ट हो गए। जैसे डायनासोर्स, डायनासोर्स के पास क्या थे, फीदर्स थे, पर वो उड़ नहीं सकते थे, उनके पास उड़ने का फीचर नहीं था। बर्ड्स सीम टू हैव लेटर अडेप्टिव द फीदर्स टू फ्लाइट। बर्ड्स में भी ये माना जाता है कि उनको भी जो वो थे फीदर्स वो बाद में मिले थे, अडेप्ट कर लिया था उन्होंने बाद में उड़ने के लिए। जैसा इसमें दिखाया जा रहा है डायग्राम में, सबसे पहले क्या थे, टायरेनोसोरस थे। ये क्या थे, किन थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे बट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। उसके बाद क्या है, कॉम्पेसोनोथीड्स आए। ये क्या थे, स्मॉल मीट ईटर्स थे, छोटे छोटे थे और मीट पे फीड करते थे। उसके बाद आए ऑर्निथोमिमोसोरस, ऑस्ट्रिच मिमिक थे। ऑस्ट्रिच के थोड़ी थोड़ी ऑस्ट्रिच की मिमिक्री थी इनके अंदर। देन क्या है, थेरिजिनोसोरस, ये प्लांट ईटिंग थेरोपोड्स थे, जो प्लांट ईट करते थे ये लोग। एल्वेरेजेसोरस, इन्होंने क्या किया, बग ईटिंग थे, इन्होंने बग ईटिंग स्टार्ट कर दी, बग खाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। नेक्स्ट क्या है, ओविरोपेटोसोरस, ये टूथलेस थेरोपोड्स थे, इनके पास टूथ्स नहीं थे, दांत नहीं थे इनके पास। उसके बाद आए ट्रोडोनटिड्स, ये स्मार्ट थे, बर्ड लाइक थेरोपोड्स थे, बर्ड के जैसे दिखते थे ये। उसके बाद आए ड्रोमियोसोरिन, ये रैप्टर डायनासोर्स थे। नेक्स्ट आई हमारी कुछ बर्ड्स, इनसे ही बर्ड्स इवॉल्व हो गई। कौन कौन सी, आर्कियोपेट्रिक्स, सेपियोरेनिस, जैलेरेनिस, जिग्जियाजेरेंस, कन्फ्यूशियोसोरेनिस एंड उसके बाद मॉडर्न बर्ड्स। ये ऊपर जितनी भी बर्ड्स के नाम लिए गए सारी की सारी फोसिल बर्ड्स है, एक्सटिंक्ट हो गई अभी, बट अब मॉडर्न बर्ड्स आ गए उसके बाद। सो इससे क्या पता चलता है, रेप्टाइल से बर्ड का इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो क्या थे, रेप्टाइल्स का ग्रुप था। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। Humans have been a powerful agent in modifying wild species to suit their
ऑन रिक्वायरमेंट थ्रू आउट एजेस बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। ह्यूमंस के पास क्या थे, पावरफुल एजेंट्स है जिससे ये क्या कर सकते हैं, जो वाइल्ड स्पीशीज है उनको मॉडिफाई करके न्यू स्पीशीज बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज से क्या हुआ, बहुत सारी वेराइटीज बनाई गई, जैसे ब्रोकली, कैबेज की बहुत सारी वेराइटीज निकाली गई, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बेज रेड कैबेज एंड केल कैबेज, कोलराबी वर ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इनको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू थ्रू ही इवोल्यूट किया गया। जैसे पहले क्या थी, सिर्फ वाइल्ड कैबेज थी, उसके बाद कितनी सारी वेराइटीज आ गई कैबेज की। ऐसे ही वीट के अंदर करता है, वीट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज आ गई है अब जैसा कि हमारा डायग्राम शो कर रहा है। वाइल्ड कैबेज से क्या हुआ, कैबेज डेवलप हो गई। इस कैबेज के अंदर क्या था, इसके लीव्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस था। केल, केल क्या थी, केल बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पत्तियों वाली जो कैबेज थी उसको केल बोला गया। नेक्स्ट कोहलराबी। कोहलराबी क्या है, जिसके पार्ट्स स्वोलन होते हैं, जिसके पार्ट्स थोड़े से फूले हुए होते हैं। नेक्स्ट आई कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के क्या होता है, इसके फ्लावर्स स्टेराइल होते हैं, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं आ सकती, डिजीज नहीं होती है, ना कोई पैथोजन से लगता है इसके अंदर। नेक्स्ट आई ब्रोकली। ब्रोकली क्या थी, अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट हुआ, इनका जो फ्लावर्स का डेवलपमेंट था वो अरेस्टेड था। नेक्स्ट आती है मोलिकुलर फाइलोजेनी। मोलिकुलर फाइलोजेनी क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन। ये किस आइडिया पे बेस था इसका ये इस चीज़ पे बेस था कि जो डीएनए था, डीएनए के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उस चीज़ के बेसिस पे इवोल्यूशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। जो ऑर्गेनिजम्स बहुत दूर दूर तक जिनके अंदर बहुत कम वो होता है, बहुत कम सिमिलैरिटीज होती है, उनके डीएनए में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के कुछ टूल्स होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए कुछ टूल्स है। अब फर्स्ट होती है एक्सकेवेटिंग, सेकंड टाइम डेटिंग, थर्ड फोसिल्स, फोर्थ डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। एक्सकेवेटिंग क्या होता है, जो खुदाई के टाइम पे जो एविडेंसेस निकलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सकेवेटिंग। नेक्स्ट क्या होगा, उसका टाइम डेटिंग की जाएगी, उनका टाइम पीरियड चेक किया जाएगा कि कितने पुराने हैं, किस टाइम के बीच के है ये। नेक्स्ट होता है फोसिल्स। फोसिल्स के थ्रू हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस को पढ़ सकते हैं, पहले वाले जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे और जो मॉडर्न ह्यूमन है, इनके जो डीएनए है उनके डिफरेंसेस से देख सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। Although there is great diversity of human forms all over the world, yet all humans are a single species। जैसे कि जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज है, उसके बाद भी क्या है, सारी की सारी ह्यूमंस क्या है, एक सिंगल स्पीशीज के ही है। जेनेटिक फुटप्रिंट्स कहाँ से मिलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो अर्लीस्ट मेंबर्स अराउज इन अफ्रीका। बहुत साल पहले जो अर्लीस्ट ह्यूमन से कहाँ पे आए, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ, अफ्रीका में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सबसे जो अर्लीस्ट मिलते हैं वो अफ्रीका से मिलते हैं। और भी बहुत सी कंट्रीज है, जैसे फिलीपींस, अफ्रीका, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया, जहाँ से अर्लीस्ट ह्यूमंस के एविडेंसेस मिले हैं। दे डिड नॉट गो इन अ सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लाइन में नहीं जाते थे। दे वेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, या तो ये आगे की तरफ जाते थे, कुछ पीछे की तरफ जाते थे। मूव्ड इन एंड आउट ऑफ अफ्रीका, कुछ अफ्रीका के अंदर चले गए और कुछ अफ्रीका से बाहर चले गए। समटाइम्स केम बैक टू मिक्स विद ईच अदर, और कुछ कभी कभी क्या होता था, ये एक दूसरे से मिलने आ जाते थे वापस। नेक्स्ट आता है माइक्रो इवोल्यूशन। व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन, इट इज द इवोल्यूशन विच इज ऑन अ स्मॉल स्केल। जब बहुत कम कम इवोल्यूशन होता है, छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। एक इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप्स होता है, एक ही पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आती है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेनिंग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है सेल की, जैसे कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए होता है।
DNA, deoxyribonucleic acid. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is present in chromosomes which carries traits in a coded form from one generation to the next. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? जो जीन्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उनको कोडेड फॉर्म में कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाए. दिस इज अवर एनिमल सेल. इसके अंदर जो ये पर्पल जो पार्ट दिख रहा है ये होता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं एंड क्रोमेटिन फाइबर होता है. क्रोमेटिन भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. आगे हम देखते हैं ये जो क्रोमेटिन होता है इससे क्रोमोसोम्स कैसे बनता है. फर्स्ट क्या होता है? जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है ये. इसके अंदर क्या होगा? ये डीएनए किसके ऊपर रैप हो जाता है? जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके ऊपर रैप होना स्टार्ट हो जाता है. जब ये उसके ऊपर रैप हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम बन जाएगा. और न्यूक्लियोसोम क्या करेगा? जो क्रोमेटिन फाइबर है न्यूक्लियोसोम के ऊपर कोइल होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? जो क्रोमेटिन होगा वो और कंडेंस्ड फॉर्म में कोइल होना स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसोम के ऊपर. इसी के बाद क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.